हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन आंसर्स है जो आपके एग्जाम में मई 2023 में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग 3-4 वीडियो में देख चुके हैं और आज की वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन ये है आज के लिए कि व्हाट इज पीएम स्कीम गति शक्ति। तो गति शक्ति स्कीम क्या है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी। इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, इस स्कीम का मेन पर्पस ये है, मतलब एक तरीके का ये मास्टर प्लान, इस स्कीम के तहत एक मास्टर प्लान बनाया गया था ताकि कनेक्टिविटी जो है की जाए। कनेक्टिविटी किसके बीच में? रेलवे के बीच में, ठीक है, एयरपोर्ट के बीच में, सी वे के बीच में, और मतलब जहां से चीजें जो कनेक्ट होती है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे आपके रेलवे मिनिस्टर अलग हो गया, रोड का मिनिस्टर अलग हो गया, तो सभी मिनिस्ट्री को लाया जाए एक कॉमन जगह पे। तो 16 मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करता है ये आपका गति स्कीम के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसकी हेल्प से क्या होगा कि 16 अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एक ही जगह पे इंटीग्रेट किया गया है ताकि अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्टिविटीज होती है, जो प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। तो उसी पर्पज के लिए ऐसा किया गया। अब मान लीजिए कहीं से रेलवे लाइन गुजर रही है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, रेलवे लाइन बिछ रही, वहां पे कोई सड़क आ गई वहां पे, ठीक है, अब सड़क वहां पे, वहां की सड़क की मिनिस्ट्री अलग है, रोड मिनिस्ट्री, तो वहां से उसको अप्रूवल लेने में टाइम लग जाएगा। तो वैसे कोई सड़क कहीं से गुजरनी, वहां पे मान लीजिए रेलवे लाइन जा रही है, तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए अच्छे से इंटीग्रेट वे में अब कोई प्लानिंग करनी है, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई प्लानिंग होती है, मान लीजिए, तो कोई भी बात होती है तो सभी लोग मिलकर जो है आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो एक फाइनल रिजल्ट आता है। अब कोई कहीं पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, तो कैसे बात बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो ये चीज को ध्यान गति शक्ति स्कीम में किया गया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे देगा, जो अलग अलग मिनिस्ट्री है वो डिजिटली आपस में कनेक्ट कर पाएगी, कोई भी इश्यूज है उसको फास्ट वे में रिजोल्व कर पाएगी। जो भी प्लानिंग है मिलके इंटीग्रेट, मतलब मिलके प्लान कर पाएगी कि हाँ यहाँ से हमें सड़क डालनी है, रेलवे मिनिस्ट्री बोलेगी हमें यहाँ से रेल की लाइन बिछानी, तो इंटीग्रेट वे में जो है प्लानिंग की जाएगी, कोऑर्डिनेशन दिया जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसमें क्या होगा कि ये मिनिस्ट्री आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगी। उसी पर्पज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो वही आपका पीएम गति शक्ति स्कीम। ठीक है, पीएम गति शक्ति इज ए नेशनल मास्टर प्लान। तो ये आपका नेशनल मतलब पूरी कंट्री का ही मास्टर प्लान बनाया गया फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च बाय। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब अलग अलग जो कनेक्टिविटी है उनको जोड़ा, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जो आपके सेक्टर्स है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री होगी, रोडवे होगी, तो उनको कनेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसको यूनियन बजट 2022-23 में इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कितनी मिनिस्ट्रीज को? 16 मिनिस्ट्रीज को दिया जाएगा। इसमें आपके रेलवे, रोडवे, सारी मिनिस्ट्रीज इसमें आ जाएंगी। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि बहुत आसानी से सीमलेस, मतलब बिना टेंशन के इंटीग्रेट, मतलब जोड़ के सभी चीजें, सभी मिनिस्ट्रीज मिलके जो है जुड़ के काम कर रही है, तो उससे क्या होगा कि सीमलेस कनेक्टिविटी होगी। लोग, सामान, सर्विसेज यहाँ से वहां आसानी से मूव कर पाएगी। ठीक है, तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आसानी से जो चीजें यहाँ से वहां मूव कर पाएगी। इस प्रोजेक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है? तो पहला आपका रोड ट्रांसपोर्ट को लेके आता है कि नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपेंड। तो 2022-23 में 25,000 किलोमीटर तक की रोड बनाई जाएंगी। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए टू बी मोबिलाइज। तो नेशनल हाईवे पर्पज के लिए 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो भी सामान है उनको स्टोर किया जाता है, ताकि किसी चीज को बहुत दूर भेजना है या किसी चीज को कहीं से लाना है, तो इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक पार्क में सामानों को, जो गुड्स है, उन सबको स्टोर किया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। इस तरीके से काम करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करेगा, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस मॉडल पे काम करेंगी ताकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है 4 लोकेशन पे बनाई जा सके। अगला रेलवे, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। ठीक है, तो 2000 किलोमीटर की जो है रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और वंदे भारत, 400 नई वंदे भारत को मैन्युफैक्चर किया जाएगा आने वाले 3 सालों में। तो ये सारी बात भी इसी में की गई थी। तो ये रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और पर्वतमाला, पर्वतमाला में क्या होगा कि रोपवे मतलब पर्वतमाला मतलब जहाँ पे पहाड़ होते हैं, तो उनको कनेक्ट के लिए कैसे कनेक्शन कैसे किया जाएगा? इस पहाड़ से कोई सामान यहाँ पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाओगे? तो उसके लिए होता है आपका रोपवे। रोपवे मतलब रस्सी की टाइप की कोई चीज है जिसकी हेल्प से आप यहाँ से वहां चीजों को पहुंचाओगे। ठीक है, तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, उसी को पर्वतमाला का नाम दिया गया। ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करेगा। ठीक है, रोपवे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे 60 किलोमीटर लेंथ। तो 60 किलोमीटर मतलब पहाड़ों में तो यहाँ से वहां तक अगर लेके जाना है, मान लीजिए एक पहाड़ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कुछ चीज लेके जानी, तो रोपवे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। तो 60 किलोमीटर नाम सुनने में कम लग रहा है, पर इससे भी काफी ज्यादा कनेक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पहाड़ है उसमें क्या, यहाँ से वहां तक जो है 60 किलोमीटर सीधे अगर आप पहुंचा पा रहे हैं रोपवे की हेल्प से, तो काफी आपका टाइम इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, पर्वतमाला के तहत, रेलवे के तहत
आपकी बाकी की जो सड़कें बन रही है, इतने किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं, तो उन सबको अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो वही आपका पीएम गति शक्ति स्कीम। 2-3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होगा? तो देखिए, जैसे आपको मान लीजिए रियल एस्टेट में कहीं पे इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट मतलब किसी प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी की कीमत क्या है? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज मिलती है, तो इतना पैसा आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट इसमें ट्रस्ट में इन्वेस्ट करें, तो इसमें क्या होगा, एक टाइप से ट्रस्ट, एक टाइप से बॉन्ड आपको मिल जाएगा। 300 रुपए से बॉन्ड शुरू हो जाता है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, आप हम ऐसे करके हजारों लाखों लोगों ने 300 रुपए जमा किए। अब लाखों लोगों ने 300 रुपए जमा किए, तो बहुत बड़ा पैसा जमा हो गया। उस जो जमा हुआ पैसे से मान लीजिए 2 करोड़ रुपए जमा हुए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, वो 2 करोड़ रुपए से आपने 2-3 प्रॉपर्टीज खरीद ली अच्छी अच्छी, कहीं पे कोई दुकान खरीद ली, ठीक है, कहीं पे शॉपिंग मॉल में कोई दुकान खरीद ली, या कहीं पे ऑफिस स्पेस खरीद लिया, या कहीं पे रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया। तो इससे क्या होगा, जो दुकान है वहां से क्या आएगा, किराया आएगा। ऐसी ऑफिस स्पेस क्या है, ये तो लॉन्ग टर्म की लीज हो जाता है। कोई ऑफिस अगर खोलता है बिजनेस, तो 10 साल 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए आप लीज पे उसको ऑफिस को दे सकते हैं, तो उससे आपको रेंट मिलेगा। रेजिडेंशियल हाउस है तो उसको अपने किराए पे चढ़ा, वहां सबको रेंट मिलेगा। तो ये जो रेंट मिल रहा है हर जगह से, उस रेंट को जितने भी इन्वेस्टर्स है उसमें बराबर बांट दिया जाता है, तो ये आपका फायदा हो गया। और जब बिकेगा, मान लीजिए जो शॉपिंग, जो आपने दुकान खरीदी है, या जो ऑफिस लिया, या रेजिडेंशियल जो आपने प्रॉपर्टी ली, इसको आप जो बेचोगे, तो बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो भी आपस में इन्वेस्टर्स को बांट दिया जाता है। तो इस तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करता है। तो ये भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड आप मान लीजिए। म्यूचुअल फंड में भी तो यही होता है ना, कि अलग अलग लोगों से पैसे को जमा करना, कहीं पे थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा डेप्ट में लगाना। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि इसका नाम है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब यहाँ पे जो पैसा मिलेगा 100% यानी 90% तक का पैसा जो है रियल एस्टेट में ही लगता है। प्रॉपर्टी बोल लीजिए, कोई दुकान बोल लीजिए, कोई मकान बोल लीजिए, वो कमर्शियल भी हो सकता है, रेजिडेंशियल भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में जो है ऑफिस स्पेस सबसे ज्यादा जो ये जो आपका चलता है ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो यहाँ पे ऑफिस स्पेस का बहुत चलता है कि ऑफिस स्पेस खरीद लिया और फिर लॉन्ग लीज पे इसको दे दिया, 10 साल 20 साल। कोई ऑफिस चल रहा है तो जनरली इतनी जल्दी छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तो 10 साल 20 साल ऐसे टाइम के लिए लीज पे दे दिया जाता है, और फिर जो है इससे रेंट आता रहता है और सभी में बांट दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे अमाउंट है 80%। तो टोटल जो पैसा है, मान लीजिए लोगों ने पैसा जमा किया 2 करोड़, तो उस 2 करोड़ का 80% जो है रियल एस्टेट पे जाना चाहिए। तो ये खास बात होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। जो जनता से पैसा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर से, उसका 80% जो आपको रियल एस्टेट में लगाना होता है, ये मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अब वही चीज पढ़ेंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, मतलब इसकी हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट पुल इन्वेस्टर्स मनी, पुल मतलब होता है इकट्ठा करना, लोगों से पैसे को इकट्ठा किया जाता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी तो ऐसे ही होता है ना। एंड यूज देम टू बाय पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स, उस पैसे से आप क्या करते हैं, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं। दे मैनेज दिस एसेट टू जनरेट रेगुलर इनकम। इसके बाद क्या होता है कि एक मैनेजर रहेगा जो कि इसको मैनेज करेगा, देखेगा कि कहाँ कहाँ पे किसको प्रॉपर्टीज को खरीदना है और कौन कौन सी चीजों को रेंट पे लगाना है। उससे आपकी जो रेगुलर इनकम आएगी उसको ये लोग मैनेज करेंगे। और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। जो प्रॉपर्टी आपने ली है, जो आपने ऑफिस स्पेस लिया रेजिडेंशियल, तो उसका रेट भी बढ़ेगा, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, प्लस आपकी रेगुलर रेंटल इनकम भी इससे आती रहती है। तो ये फायदा होता है इसके इन्वेस्टर्स को। In order to ensure that REIT is able to generate income, 80% of portfolio of REIT should be invested in complete। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो REIT वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही है, तो 80% जो उसके पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कहीं पे बिल्डर अभी शॉपिंग बना रहा है, मतलब जो बिल्डर क्या कर रहा है, दुकान बना रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए 80% जो है इसका पैसा कंप्लीट प्रोजेक्ट में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्डर कहीं पे ऑफिस स्पेस बना रहा है, कहीं पे शॉपिंग मॉल बन रहा है, कुछ टाइम बाद दुकान बनेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पे इनको इन्वेस्ट करना है 80% पैसा जहां पे काम हो चुका है, पूरा काम हो चुका है होता है। ठीक है, और जैसे कोई रेजिडेंशियल हो गया, ऑफिस स्पेस, होटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, वेयर हाउस हो गए, तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज को खरीद के उसको रेंट पे देते हैं और उसी से इनका फायदा होता है। तो कौन कौन से टाइप की होती है आपकी REIT? तो 5 टाइप की, अगर हम उसको सेक्टर के हिसाब से देखें तो 5 टाइप की। तो पहला आता है आपका रिटेल REIT। तो रिटेल REIT क्या करती है कि 25% जो उसका असेट है वो रिटेल स्पेस, जैसे आपका हो गया शॉपिंग मॉल्स हो गया, ठीक है, रिटेल स्टोर्स हो गए, तो वहां पे 25% तक का कम से कम जो है इन्वेस्ट करेगी। तो उस टाइप के REIT को बोलेंगे रिटेल REIT। सेकेंड है रेजिडेंशियल REIT। तो ये वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, अपार्टमेंट हो गया, ठीक है, या गेटेड कम्युनिटीज, तो वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेजिडेंशियल REIT। तीसरा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर वाले क्या करते हैं कि जनता से पैसा लेते हैं और उस पैसे को हेल्थ केयर में, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, नर्सिंग फैसिलिटीज, रिटायरमेंट होम्स, मेडिकल सेंटर्स, तो वहां पे उसको खरीद के जो है, जैसे कोई हॉस्पिटल खरीद लिया, ठीक है, कोई मेडिकल सेंटर खरीद लिया, वहां पे जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। तो उस टाइप के REIT को बोलेंगे हेल्थ केयर REIT।
नेक्स्ट है ऑफिस आरईआईटी, इसका काम है ऑफिस स्पेस खरीदना, उसी में इन्वेस्ट करना। तो ये वाला आरईआईटी क्या करेंगे कि पैसा लेंगे और पैसे को ऑफिस स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दिस इज रेंटल इनकम। तो जो भी आपने ऑफिस चढ़ाया लीज पे, तो उससे जो आपको रेंट मिलेगी वही आपके इनकम का मेन सोर्स होता है। लास्ट आता आपका था मॉर्टगेज आरईआईटी। मॉर्टगेज आरईआईटी में क्या होता है कि मतलब मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, आप मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पे आप कर रहे हैं। और एक अभी तक के हमने जो चार देखे वहां पे क्या हो रहा है कि फिजिकल में आप सच में जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका रेंट आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज पे आप रेंट कर रहे हैं, जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10% तक की इनकम मिनिमम आप जो है 10% तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मॉर्टगेज आरईआईटी। ठीक है, तो 5 टाइप की आरईआईटी यहाँ पे इसमें होगी। फिर आरईआईटी को जो है 3 अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है उसकी फंडिंग के हिसाब से। एक है इक्विटी, दूसरा है मॉर्टगेज, तीसरा है हाइब्रिड। इक्विटी में क्या होता है कि दे आर ऑनर ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, तो ये खुद ऑनर होते हैं और उसको लीज पे देते हैं। किसी कंपनी या इंडिविजुअल को लीज पे देंगे तो वो हो जाएगा इक्विटी। इक्विटी मतलब इनकी खुद की ऑनरशिप होती है। मॉर्टगेज वाले में क्या होगा, दे आर नॉट ऑनर्स बट अर्न थ्रू ईएमआई अगेंस्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑनर एंड बिल्डर। तो ये क्या करते हैं, जो पैसा है ना, जो पैसा ये किसी कोई मान लीजिए ये मॉर्टगेज वाले का कंसेप्ट ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, तो ये उनको पैसा देंगे और उनसे ईएमआई की दम में इनकी कमाई होती है। जो इंटरेस्ट उनसे ले रहे हैं ना कि हमने आपको पैसा दिया मॉर्टगेज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अब आप इंटरेस्ट पे कीजिए, तो जो ईएमआई है उसकी फॉर्म में इनकी कमाई होती है, वो है मॉर्टगेज चार्ज। हाइब्रिड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इक्विटी मतलब मालिक है, मॉर्टगेज में क्या होता है, मॉर्टगेज में क्या हो रहा है कि किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी, किसी को हाउस स्पेस खरीदना, तो वो जो पैसा आपने इन्वेस्टर से इकट्ठा किया उनको आप लोन के तौर पर पैसा दो और वो आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में ईएमआई पे करेंगे, तो वो आपकी अर्निंग इसमें होती है। इस तरीके से आपका मॉर्टगेज आरईआईटी काम करता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर था, व्हाट इज OSOWOG, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 26वीं जब मीटिंग कराई गई थी, 2026 नहीं, ये 26वीं जब मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, ये वो मीटिंग है जो कि क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है, क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग करती है ना अलग अलग कंट्रीज। तो ये 26वीं जो मीटिंग कराई गई थी, तो वहां पे इंडिया ने अनाउंस किया था OSOWOG में, मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सोलर एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना और इस बात को इंश्योर करना कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो उसको ऐसी जगह पे पहुंचाया जाए जहाँ पे उसकी जरूरत है। मतलब कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही, तो वहां तक इसको पहुंचा पाना, ये इसका मेन पर्पस इसमें था। इंडिया ने लॉन्च किया था प्लास्टिक हैकाथन 2021 में। उसका पर्पस था कि जो इंडिया की जो कंट्री है हमारी, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री किया जाए। मतलब 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक हो ही ना। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आती है ना, जिसको जो बिस्लरी ये सब बॉटल्स है जिसको आप एक ही बार यूज करके फेंक देते, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाता है प्लास्टिक का। तो उस सबको रोकने के लिए प्लास्टिक हैकाथन 2021 में इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोका जा सके। ठीक है, तो OSOWOG का फुल फॉर्म है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका यही मतलब है कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको ऐसे जगह पे पहुंचा पाना जहां पे उसकी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग, इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग में आपको रेटिंग दी जाती है, जैसे AA, AAA, B, इस तरह से रेटिंग दी जाएगी, तो वो होगा आपका क्रेडिट। क्रेडिट स्कोरिंग में आपको स्कोर दिया जाएगा, जैसे सिविल हमें 300 से लेकर 900 तक स्कोर देती है। 300 स्कोर है तो बिल्कुल वर्स्ट है, 900 है तो बिल्कुल बेस्ट स्कोर है। ठीक है, तो 700 प्लस अगर रहता है तो बैंक जनरली कंसिडर करता है लोन के लिए। तो वही आपका क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि हमें रेटिंग दी जाती है। जनरली ये 3 लेवल पे डिसाइड होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड डिफॉल्ट। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब जिसमें बैंक जो है कस्टमर को येस बोल सकता है कि आपको लोन दे देंगे। नॉन इन्वेस्टमेंट में बैंक लोन नहीं देगा। डिफॉल्ट में बहुत चांस है कि डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो उसको डिवाइड किया गया। तो रेटिंग को AAA, AA, BBB, BCD ऐसे बांटा जाएगा। तो ये हमारी क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें रेटिंग दी जा रही है। क्रेडिट स्कोरिंग में क्या होगा, 300 से लेके स्कोरिंग में 300 से लेकर 900 तक का स्कोर होगा। 300 होगा हमारा सबसे गंदा वर्स्ट स्कोर और 900 का स्कोर होगा बेस्ट स्कोर। ठीक है, और इसमें अगर 700 प्लस उसका स्कोर है तो बैंक जनरली जो है लोन दे देता है। वही चीज इसमें लिखी है कि अगर आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है तो आपको लोन दे दिया जाता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इज टाइप? इन्फ्लेशन मतलब टाइम के साथ चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, गुड्स या सर्विसेज के प्राइस, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इट रेफर्स टू सस्टेन राइज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम पीरियड में गुड्स और सर्विसेज के जो रेट बढ़ जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन।
कितने टाइप का है? दो टाइप का है, एक है डिमांड पुल और दूसरा है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल में क्या होता है कि चीजों का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों ने डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर दी। कोई दुकान है, उस दुकानदार के पास बहुत सारे लोग उस सामान को मंगा रहे हैं, तो दुकानदार ने देखा डिमांड बहुत अच्छी है तो चीजों का प्राइस बढ़ा देगा, तो वो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर ज्यादा डिमांड होगी तो लोग महंगे रेट में भी खरीदने को राजी हो जाते हैं, तो इसलिए चीज महंगी हो जाती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा डिमांड पुल कि डिमांड के बढ़ने से अगर इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी तो वो है आपका डिमांड पुल। कॉस्ट पुश में क्या है, जब कोई सामान बनता है तो जो रॉ मटेरियल है मान लीजिए महंगा हो गया, तो रॉ मटेरियल ही महंगा है जिससे जो लागत आई है प्रोडक्ट को बनाने में वो लागत महंगी है जिसकी वजह से प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया। अब मान लीजिए कोई चीज प्लास्टिक से बनती है, प्लास्टिक का मान लीजिए रेट जो है, प्लास्टिक हो गया रॉ मटेरियल, अब प्लास्टिक का रेट मान लीजिए बढ़ गया। कोई बॉटल के आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉटल मान लीजिए प्लास्टिक से बन रहा है, तो पहले बॉटल एक 10 रुपए की आती थी, पर उस टाइम पे प्लास्टिक 5 रुपए का उसको मिल जाता था। अब प्लास्टिक का रेट बढ़ के 5 से 7 रुपए हो गया, तो वो जो लागत है वो बढ़ जाएगी, 10 से वो 2 रुपए बढ़ के 12 रुपए आपकी इसमें लागत इसकी आ जाएगी। इस टाइप की इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश, मतलब कॉस्ट बढ़ गया जिसकी वजह से रेट बढ़ गया। ठीक है, कॉस्ट बढ़ी जिसकी वजह से जो है, सॉरी, जो कॉस्ट है मतलब उसके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ी जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में मुनाफा, मतलब उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो वो होता है आपका कॉस्ट पुश की रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से जो फाइनल गुड है, जो फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, वो हमारा कॉस्ट पुश। ठीक है, तो वही लिखा है कि जो गुड्स और सर्विसेज है उसका कोई अल्टरनेट था नहीं और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे रॉ मटेरियल ये सब, वो बढ़ गई और उसका कोई अल्टरनेट भी नहीं था जिसकी वजह से लोगों को वही प्रोडक्ट महंगे पे लेना पड़ा, वो है हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। M1 M2 पे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो M1 M2 M3 M4 का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग याद करके चाहिए क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स है आपके फॉर्मूले के ऊपर सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास अगर ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने मेमोराइज किए हैं तो आसानी से आप न्यूमेरिकल्स के आंसर्स दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सारी वैल्यूज डायरेक्ट गिवन होगी कि करेंसी विद पब्लिक कितना है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम इतना है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सारी वैल्यूज आपको डायरेक्ट गिवन होती है, बस आप लोगों को फॉर्मूला याद करके जाना है और सीधे वैल्यूज पुट करके आपको आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई के लिए M1 M2 M3 M4 का फॉर्मूला क्या होता है? M1 को बोलते हैं नैरो मनी और M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नैरो मनी, M3 हो जाएगा आपका ब्रॉड मनी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? M1 का फॉर्मूला है करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, बैंकों के पास कितना डिमांड डिपॉजिट है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास बाकी का कितना डिपॉजिट। इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा M1। सिंपल एक तरह से आपका फॉर्मूला है, इसको आपको फॉर्मूले की तरह मेमोराइज करना है। ठीक है, इसके याद करने की कोई ट्रिक नहीं, इसको सीधे ही जैसे हम लोग फॉर्मूला मेमोराइज करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। M2 में क्या हो जाएगा? M2 के लिए पहले तो हमें M1 लेना पड़ेगा प्लस सेविंग डिपॉजिट, तो जो पोस्ट ऑफिस बैंक है उनके पास जो सेविंग डिपॉजिट है, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो जो पोस्ट ऑफिस में लोग अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे कितना कैश है, तो उसको हम लोग M1 में जोड़ेंगे तो M2 आ जाएगा। M1 में क्या था? करेंसी विद पब्लिक, मतलब जनता पे कितना पैसा है, बैंकों के पास कितना डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में डिफरेंस क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट से करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो पैसा है ना उसको बोलते हैं, एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अगर आरबीआई के पास कोई पैसा है, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा नैरो मनी। सेकेंड M2 में क्या करेंगे? M1 और पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है ना उसको भी हम जोड़ देंगे तो M2 आ जाएगा। M3 के लिए क्या करना पड़ेगा? जो M1 है, M1 में हम लोग टाइम डिपॉजिट को जोड़ेंगे। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जैसे FD RD, जो स्पेसिफिक टाइम की मैच्योरिटी उससे पहले हम उसको निकाल नहीं सकते, वो होता है टाइम डिपॉजिट। तो अगर हम लोग M1 में टाइम डिपॉजिट को जोड़ देंगे तो हमारा M3 आ जाएगा। लास्ट आता है आपका M4। M4 में क्या करना होगा? M3 को जोड़ना पड़ेगा प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग, तो जितना भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में उसमें आपका टाइम डिपॉजिट हर तरीके का डिपॉजिट होगा, इसमें आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा M4 का फॉर्मूला। इसमें कई बार रिजर्व मनी पूछते हैं M0। M0 का फॉर्मूला क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में कितना पैसा है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकों ने आरबीआई के पास कितना डिपॉजिट किया। ठीक है, कई बार बैंक क्या करते हैं? आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, बदले में आरबीआई जो है बैंकों को, जैसे मान लीजिए जैसे सेटलमेंट के लिए भी आरबीआई को बैंकों का पैसा चाहिए होता है, सीआरआर के तौर पे भी बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, तो कई रीजंस हो सकते हैं। तो जितना भी पैसा बैंकों ने आरबीआई के साथ डिपॉजिट किया उसको ले लीजिए, एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, बैंकों ने जो डिपॉजिट किया आरबीआई के साथ और बाकी का जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, अगर इन तीनों को हम जोड़ देंगे तब हमें मिलेगा रिजर्व मनी, इसको हम लोग बोलते हैं M0। ठीक है, तो M0, M1 M2 M3 M4 के फॉर्मूले का बिल्कुल याद करके चाहिए, इसमें क्वेश्चन आपका 2-3 नंबर का पूछते हैं। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और जब ये आपका टॉपिक था पहले आपका ये सीआईबी में था, ये जो टॉपिक है ना, तब M1 M2 M3 M4 में से हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, जब ये सीआईबी में था आपका टॉपिक। अब आपका जेआईबी में, इंडियन इकोनॉमी में ये टॉपिक आ गया मनी वाला, तो इसमें भी आपका पिछली बार 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और हर बार ऑलमोस्ट ये पूछते, तो सिंपल से इस फॉर्मूले के बेसिस पर आपके 2-3 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको टाइम लगे पर इसको बिल्कुल आप लोग याद करके जरूर जाइए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरी बेस तो है ही, प्लस आपके आगे भी ये पूछ सकते हैं, तो ये काफी
इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से याद करके जरूर जाइए। M0 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, M1 M2 M3 4 आपको बिल्कुल याद करना है। M0 का आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, बट M1 M2 M3 M4 को बिल्कुल अच्छे से इसको याद करके चाहिए। उसमें M3 M1 बहुत पूछते हैं, ठीक है, ये ज्यादा ही आपका इंपॉर्टेंट इसमें है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसके ऊपर भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इसका आपको फॉर्मुला याद करके जाना है। फिस्कल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरीज ओवर रेवेन्यू। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो आपका रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्चे, रेवेन्यू मतलब आपकी कमाई, ठीक है। तो आपके जितने खर्चे हैं और आपकी जितनी कमाई है उसके डिफरेंस को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। आपके जितने खर्चे हैं उसमें से आपकी जो कमाई है उसको आप लोग माइनस कर दीजिए, तो कम जो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको फिस्कल डेफिसिट। और इसमें जो आपकी कमाई है, इसमें मान लीजिए आपने कहीं से बोरोविंग किया तो उसको नहीं लेना, बोरोविंग की तब भी हमारे पास पैसे आए ना, उसको मैं इंक्लूड नहीं करना, हमें सिर्फ अदर रिवेन्यूज देखना है, बोरिंग वाले नहीं कर सकते। जैसे बैंक से लोन ले लिया, दोस्तों से पैसा ले लिया, तो उसको अपने रिवेन्यू में काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिवेन्यू को माइनस करते हैं और रिवेन्यू में जो बोरोविंग है उस वाले रिवेन्यू को एक्सक्लूड करके हम रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, तो हमें मिलेगा फिस्कल डेफिसिट। सिंपल सा ये फॉर्मुला आपको याद करना है, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से फॉर्मुले में से सिंपल पूछा गया था। अगला व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, ये भी पूछ सकते हैं। इट इज डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो जो आपको फिस्कल डेफिसिट आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया होगा ना इस फॉर्मूले से, तो फिस्कल डेफिसिट में से आपने जो इंटरेस्ट पे किया, जैसे कोई लोन आपने लिया बैंकों से, तो आपको उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी, तो फिस्कल डेफिसिट में से आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी जब भी आपको प्राइमरी डेफिसिट सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको फिस्कल डेफिसिट चाहिए होगा, उसके बाद ही आप प्राइमरी डेफिसिट को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वही इसका सिंपल सा मतलब इसमें हो गया। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसके ऊपर आपका एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट के ऊपर आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था, इसका फॉर्मूला जो है पूछ सकते हैं और इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल एक्सपेंडिचर में से हमें रेवेन्यू को माइनस करना है और जो रेवेन्यू उसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है कि जितना भी आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें से आपको अपना इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करना है, माइनस इसमें करना है। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। तो ये टर्म आपका पहली बार मिल्टन फ्राइडमैन एंड अन्ना ने 1963 में डिस्कस किया था इस टर्म के बारे में। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, मनी मतलब आपका हो गया पैसा, मल्टीप्लायर मतलब किसी एक टर्म से जो है पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें एग्जैक्टली अगर इसका न्यूमेरिकल पूछे तो इसमें क्या होता है कि आपको आर की वैल्यू गिवन होगी और आर का मतलब है इसमें रिजर्व रेशो, ठीक है। तो रिजर्व रेशो मान लीजिए आपको 5% गिवन है और आपसे पूछा है कि मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होगा 1/r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, शायद एक नंबर का कभी पूछ सकते हैं। तो आर आपको सीधे गिवन होगा और मनी मल्टीप्लायर आपसे पूछा गया होगा, तो आपका आर है 5%, तो 1 डिवाइडेड बाय 5% को अगर हम लोग मान लीजिए सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 0.05, ठीक है। 5/100 यानी 0.05, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो जो वैल्यू आएगी 1 को 0.05 से डिवाइड करके वो होगा आपका मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर एग्जैक्टली क्या बताता है यहाँ पे देखेंगे। मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच बेस मनी, यानी ऐसा पैसा जो कि सेंट्रल बैंक ने क्रिएट किया है, इट मल्टीपल्स इन द बैंकिंग सिस्टम टू द स्टॉक ऑफ ब्रॉड मनी, यानी जो आपका सेंट्रल बैंकों का जो पैसा है, ठीक है, और जो आपका कमर्शलाइज जो हमारे बैंक है जैसे एसबीआई, इन सब का जो पैसा है, तो वो किस टर्म से किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, किस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसी टर्म को हम लोग मनी मल्टीप्लाई बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि M0 यानी जो बेस मनी जो कि सेंट्रल बैंक का पैसा है वो मल्टीपल्स होता है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। आरबीआई का पैसा बैंकिंग सिस्टम में मल्टीपल्स होता है, किसके मल्टीपल्स में, ब्रॉड मनी के मल्टीपल्स में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसी को जो है मनी मल्टीप्लाई बोला जाता है। इसमें 3 टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट है। पहला करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, ये डिपेंड करेगा कि जनता टोटल करेंसी में से कितना पैसा जनता ने डिपॉजिट किया। दूसरा आता है रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व टू टोटल डिपॉजिट विच डिपेंड ऑन सेंट्रल बैंक, तो आप जानते हैं ना टोटल डिपॉजिट में से CRR SRR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बैंकों को मेंटेन करना होता है और जितना सेंट्रल बैंक बोलता है उतना ही मेंटेन करना होता है, तो दूसरा टर्म जो है इसको इम्पैक्ट करता है ये। तीसरा एक्सेस रिजर्व मेंटेन बाय बैंक विद, तो कई बार बैंकों के पास पैसे बच जाते हैं तो वो सेंट्रल बैंक के पास रखवा देते हैं, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा तीसरा टर्म। तो इन 3 चीजों पे आपका जो है मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करता है। और अगर आप एक लाइन में बोलना चाहें मनी मल्टीप्लायर एग्जैक्टली क्या है, तो ये लिंक है ब्रॉड मनी के बीच में एंड रिजर्व मनी के बीच में। ब्रॉड मनी मतलब जो बैंकों के पास पैसा है, और रिजर्व मनी मतलब जो पैसा आरबीआई के पास है, तो उन दोनों के बीच में लिंक बनाता है कौन, आपका मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कैन बी डिराइव्ड एज ब्रॉड मनी रिजर्व मनी, तो इसको हम लोग ब्रॉड मनी रिजर्व मनी भी बोल सकते हैं।
सो ये एक तरह से आपका रेशो है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का जो आपका मनी है उसका ये रेशो है। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा है और सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास कितना पैसा है अंडर ए फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर कमर्शियल बैंक का जो पैसा है और आपके सेंट्रल बैंक का जो पैसा है उसी का रेशो रिप्रेजेंट करता है आपका मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये एक नंबर का आपका सिंपल सा इसमें पूछा गया था। कभी अगर मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल पूछे तो उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 1/r। आर आपका रिजर्व रेशियो इसमें आ जाएगा और आर का वैल्यू आपको सीधे ही क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे 5%, 10%। आर की वैल्यू पुट करके आप एम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस वाले पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।